बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक्स। सेकंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, और इसमें जो हमारे पास लिपनकॉट के चैप्टर्स आएंगे वो 30 और इससे ऑनवर्ड जो चैप्टर 31, 32, 33 वो ऐड होंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर 30 करेंगे लिपनकॉट का, और उसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए का स्ट्रक्चर। बेसिकली फर्स्ट ईयर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने आगे जेनेटिक्स में सारा डीएनए के बारे में पढ़ना है तो इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ब्रीफ से रिवीजन करवा देती हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर की। ओके, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ लिपनकॉट का सारी शॉर्ट लिस्टिंग करवा दी है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख के फिर बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। तो डीएनए स्ट्रक्चर बेसिकली डीएनए होता क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर वो मॉलिक्यूल होता है जो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो डीएनए कौन से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है? बेसिकली डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। इसी तरह जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस और एक हमारे पास राइबोज शुगर से मिलकर बनता है। तो बेसिकली डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जो कि मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और उसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक, तो अब डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कि अब न्यूक्लियोटाइड्स तो बन गए हमारे पास, ठीक है, कि राइबोज शुगर ने नाइट्रोजनस बेस के साथ मिला के न्यूक्लियोसाइड बनाया और फिर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हुआ तो एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उसी मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे कि वो एक न्यूक्लिक एसिड है। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक करते हैं, ये किस तरह लिंक करते हैं? ये लिंक करते हैं थ्रू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और अभी हम देखते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह बनता है। बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता क्या है? तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये हमारे पास अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के से एक रफ से इसकी पिक्चर ड्रॉ करें तो ये इसका 1, 2, 3, 4 और इसका जो 5 नंबर वाला कार्बन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसी 5 नंबर वाले कार्बन के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो इसका 3 ग्रुप होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, यहाँ ये राइबोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर इसके साथ एक बेस भी अटैच होगी, नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसके 3 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। अब नीचे हम एक और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, उसमें भी ऐसे ही होगा, शुगर होगी, यहाँ पर नंबर 1 पर कार्बन नंबर 1 पर बेस भी अटैच होगी, नंबर 3 पर वैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और ये कार्बन नंबर 4 होगा, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपका इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। ये कार्बन नंबर 5 हो गया। अब 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने का क्या मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो बॉन्ड बनाएगा विद द, यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉस्फेट के ऊपर, विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज़ प्रेजेंट एट द 5 पोजीशन ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 5 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ इन दोनों का बॉन्ड्स बनना है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा देखते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा, यहाँ पर बेस अटैच होगी कार्बन नंबर 1 के ऊपर, 2, 3, 4, 5 के ऊपर उसी तरह CH2 और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ये इसका 5' एंड होगा। अच्छा, अब 3 कार्बन के ऊपर आपका OH ग्रुप था, ये OH और इस H ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो यहाँ पर ये जो 3 ग्रुप था यहाँ पर बच जाएगा ऑक्सीजन, और दूसरा इसका बन जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, और हमारे पास क्या बन जाएगा? फिर से हमारे पास वही शुगर, ठीक। तो अब हम इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आप देखिए फॉस्फेट इज़ अटैच टू 2 शुगर्स, एक इस शुगर के साथ अटैच है, एक इस शुगर के साथ अटैच है, ठीक है, बाय द एस्टर बॉन्ड्स, यानी POC एक तरफ से ये एस्टर बॉन्ड हो गया और POC एक तरफ से ये एस्टर बॉन्ड हो गया। अब 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर का क्या मतलब है?
एक हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन पोजीशन के ऊपर था और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 पोजीशन के ऊपर था। तो इसको हम कहते हैं 3,2,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। डाइएस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 एस्टर बॉन्ड्स हैं। फॉस्फेट ग्रुप 2 शुगर के साथ अटैच है, एक इधर से इस शुगर के साथ अटैच है, एक इधर से इस शुगर के साथ अटैच है थ्रू द एस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे और इन न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से हमारे पास एक लार्ज यूनिट बनेगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, एक पॉइंट जो रह गया था वो ये है कि अब जो हमारे पास रिजल्टिंग जो हमारे पास एक यूनिट बना है उसमें मज़ीद 2 एंड्स हमारे पास फ्री प्रेजेंट हैं जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है। एक हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड। अब इस 5 एंड के ये जो फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है कि वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सके, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सके। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप हमारे पास फ्री है वो इस न्यूक्लियोटाइड का 3 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, यानी इस पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के 5 पोजीशन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी जो भी हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नतीजे में जो हमारे पास एक चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके 2 फ्री एंड्स होते हैं, एक 5 फ्री एंड होता है और एक 3 फ्री एंड होता है जहाँ पर मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में आता है वो आता है डीएनए का डबल हेलिक्स। अब देखें, न्यूक्लियोटाइड्स बनी, न्यूक्लियोटाइड्स ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए एक लॉन्ग चेन बना दी, ठीक है। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इस तरह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे थ्रू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे थ्रू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इस स्ट्रैंड को अगर हम लोग आपस में वाइंड कर दें इस तरह से, तो ये हमारे पास डीएनए का एक हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। एक हेलिकल फॉर्म में आ गया डीएनए और दोनों स्ट्रैंड्स ने एक दूसरे के गिर्द, मतलब एक दूसरे के गिर्द लपेट लिया खुद को। तो दिस इज़ नॉन एज द डीएनए डबल हेलिक्स। अब डीएनए डबल हेलिक्स में आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक मेजर ग्रुव और एक माइनर ग्रुव। अब हम देखते हैं कि मेजर ग्रुव कौन सी होती है और माइनर ग्रुव कौन सी होती है। ओके, तो लिपिन कोड के ऊपर जो हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉन एज द माइनर ग्रुव एंड दिस इज़ नॉन एज द मेजर ग्रुव। तो ये माइनर और मेजर ग्रुव 2 इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट साइट्स क्यों होती हैं? बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं वो यहाँ पर आकर बाइंड करती हैं, यानी जो डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर आकर ये मेजर ग्रुव और माइनर ग्रुव उनको एक्सेस प्रोवाइड करती हैं कि वो आकर अपने स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के ऊपर आकर अटैच हों और अपना फंक्शन परफॉर्म करें। अब इसमें एक एग्जांपल आती है हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स की। जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली उनका काम होता है सेल के डिवीजन को रोकना। अब जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जिसमें एक्टिनोमाइसिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आती है और माइनर ग्रुव के थ्रू वो डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर अटैच करती है और अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन एक्सर्ट करती है। तो ये मेजर और माइनर ग्रुव की सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो डीएनए स्ट्रक्चर में आता है वो आता है बेस पेयरिंग। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स प्रेजेंट है। अब जो डबल हेलिक्स की बैकबोन है, यानी बाहर की साइड पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? फॉस्फेट प्लस शुगर, ठीक है। फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है और जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो इनसाइड स्टैक्ड होती हैं, यानी जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, यानी जो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप है वो बाहर की साइड पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के, और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है यानी नाइट्रोजनस बेसिस वाला ग्रुप है वो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि बेस पेयरिंग किस तरह से होती है। अब जो बेसिस इनसाइड स्टैक्ड हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेती हैं। एडिनिन जो होगी वो हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, गोवनिन जो होगी वो हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अब इसमें हमारे पास चेरगेफ रूल आता है। चेरगेफ रूल क्या कहता है कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एडिनिन की तादाद हमेशा थायमिन के बराबर होगी और गोवनिन की जो नंबर होगा वो हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा, बिकॉज इन्होंने आपस में पेयरिंग करनी है। और दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्यूरिन्स, एडेनिन और गोवनिन क्या है? प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स हमेशा बराबर होंगी किसके? पिरिमिडीन्स के। सो दिस इज़ द चेरगेफ रूल जो हमें डीएनए बेस पेयरिंग से मालूम होता है कि किस तरह से डीएनए की जो बेसिस हैं वो आपस में पेयरिंग करती हैं। अब हमने ये देख लिया कि डीएनए की बेसिकली किस तरह से डीएनए का डबल हेलिक्स बन रहा है और किस तरह बेसिस एक दूसरे के साथ पेयरिंग करनी है। अब अगर हम लोग डीएनए के डबल हेलिक्स को तोड़ना चाहें या डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना चाहें, यानी 2 स्ट्रैंड्स जो आपस में मिले हुए हैं उनको हम अलग करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमने ये देखा कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में किस तरह अटैच हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बेसिस के दरमियान उसके थ्रू डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में अटैच हैं। तो अब होगा क्या?
अगर हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना है तो हमें जो बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको तोड़ना होगा। उनको तोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम जिस सोल्यूशन के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसकी पीएच को ऑल्टर कर दें। जब हम उसकी पीएच को चेंज करेंगे तो जो बेसिस होंगे जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही होंगी वो आयनाइज हो जाएंगी और उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हीट करना। अगर हम डीएनए के सैंपल को हीट करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए की अनवाइंडिंग हो जाएगी। और ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके लॉस्ट होने को क्या बोलते हैं? इसके लॉस्ट होने को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, एक पीएच को चेंज कर देना और एक हीट करना। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इज़ लॉस्ट। यानी डीएनए का आधा जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो गया हो और डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स हों वो हमारे पास अवेलेबल हो चुके हों, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है। अब मेल्टिंग टेम्परेचर की एक और बात ये हम देख लेते हैं कि जो एडेनिन और थायमिन होती हैं उनके दरमियान होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जो गोवानिन और साइटोसिन होती हैं उनके दरमियान होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें गोवानिन और साइटोसिन की तादाद ज़्यादा होगी उसका जो हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा। और ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें एडेनिन और थायमिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज इनका हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और इनकी क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो देर से टूटेंगे। तो इसके लिए हमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, ये तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से टूटेंगे? तो वो हमारे पास पीएच या टेम्परेचर को चेंज करने से नहीं टूटेंगे, वो हमारे पास टूटेंगे बाय द एंजाइम्स। और उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूक्लिएजेस। यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लिएजेस की ज़रूरत है, एंजाइम्स की ज़रूरत है। और अगर डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहे हैं तो हमें राइबोन्यूक्लिएजेस की ज़रूरत पड़ेगी। बताया हुआ है लास्ट में उन्होंने ये बताया होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डीएनए कौन सी हैं। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डीएनए होती है जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर भी प्रेजेंट होती है वो बी डीएनए होता है। इसके अलावा एक इसकी ए फॉर्म होती है और एक इसकी जी फॉर्म होती है। ठीक है। अब हम इसके दरमियान डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है इट इज़ राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स है इसका। और जो हमारे पास ए है उसका भी राइट हैंडेड हेलिक्स है और जो जी है इसका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस पेयर्स की। अब जो बी डीएनए है इसमें हमारे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। ठीक है। पर टर्न ऑफ द हेलिक्स का क्या मतलब है? अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो ये जो एक टर्न आता है इसके अंदर इसके कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए में होते हैं 11 बेस पेयर्स पर हेलिक्स या पर टर्न ऑफ द डीएनए। और उसके बाद अगर हम जी की बात करें तो इसमें हमारे पास 12 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो बेस पेयर्स की बात हो गई। अब बी जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो हमारे पास जो हमारा क्रोमोसोम होता है यूकैरियोट्स का, वहाँ पर ये बी डीएनए सबसे ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होता है। ए डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? ए डीएनए प्रेजेंट होता है जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है हमारे पास, वहाँ पर बेसिकली ये ए डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आरएनए डबल स्ट्रैंड बनता है उसमें भी हमारे पास ये ए डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डीएनए में देख लिया कि एक बी फॉर्म होती है, एक ए फॉर्म होती है और एक जी फॉर्म होती है और उनके हमने थोड़े से फीचर्स भी देख लिए।